हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सबका फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल फोकस साइंस पर। आज हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की मैथ। यानी हम लोग यहाँ पर बेसिक पॉइंट से आप लोगों को मैथ का नॉलेज देने वाले हैं। यहाँ पे हमारा जो पहला चैप्टर है आपको दिखाई ही दिया होगा, थंबनेल भी आज लगा हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है रिलेशन एंड फंक्शन। यानी कि हम बात करें तो रिलेशन और फंक्शन से हम लोग यहाँ पर पूरा का पूरा चैप्टर बेसिक पार्ट जो आज कॉन्सेप्ट का हमारा है वो आज हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो यहाँ पर हमारा रिलेशन क्या है, तो रिलेशन को हम लोग कहते हैं, ये क्या कहलाता है, संबंध। ये हमारा क्या कहलाता है, संबंध। और यहाँ पर यदि हम कह दें कि फंक्शन हमारा क्या कहलाता है, तो फंक्शन हमारा कहलाता है फलन। ये हमारा क्या कहलाता है, फलन। अब यहाँ पर हमने कह दिया भाई रिलेशन को यदि हम संबंध कहते हैं और फलन यानी फंक्शन को हम लोग फलन कहते हैं, तो इनका कुछ ना कुछ तो यूज होगा। यानी हम लोगों ने कक्षा 11 में जो सेट यानी समुच्चय पढ़ के रखा हुआ है उसी से रिलेटेड है हमारा ये चैप्टर। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले उस चैप्टर को थोड़ा बड़ा नॉलेज होना जरूरी नहीं है, तो भी हम यहाँ पर आपको थोड़ा बड़ा नॉलेज देंगे। तो यहाँ पे पहले हम बात कर लेते हैं संबंध की। संबंध में हमने कहा संबंध को हम लोगों ने कितने भाग में डिवाइड करके रखा है, 3। यहाँ पे सबसे पहले हमारा क्या है, स्वतुल्य। दूसरा हमारा क्या बोला गया, सम्मित। और तीसरा हमारा क्या बोला गया, संक्रामक। तीसरा हमारा क्या बोला गया, संक्रामक। ये 3 हमारे क्या हैं, संबंध हैं, जो यदि कोई एक फलन यदि इन तीनों के रूल को फॉलो करता है तो उसे हम कह सकते हैं यह एक प्रकार का तुल्यता संबंध है। यानी ऐसा कोई संबंध जो स्वतुल्य भी हो, सम्मित भी हो और संक्रामक भी हो, उस संबंध को हम लोग क्या कह देते हैं, तुल्यता संबंध। उस संबंध को हम लोग क्या कहेंगे, तुल्यता संबंध। ये एक छोटी सी नॉलेज है क्योंकि पूरा का पूरा चैप्टर जो बेस है वो पूरा का पूरा इसी से बना हुआ है, इसलिए हम पहले इसका ग्राफ बनाएंगे, फिर इसके बाद जो हमारे टॉपिक है 11 से रिलेटेड उसको ऐड करते हुए हम संबंध और फलन को भी परिभाषित करेंगे। तो यहाँ पे हमने बात कर ली कि संबंध जो है वो 3 प्रकार का होगा, स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक। और यदि कोई संबंध इन तीनों के रूल को फॉलो करता है तो उसे हम कह सकते हैं कि हमारा संबंध कैसा है, तुल्यता संबंध है। यहाँ पर फलन की बात करें तो फलन को भी हम लोगों ने कितने भागों में बांट रखा है, 2 भागों में। हम लोगों ने कितने भागों में बांट रखा है, 2 भागों में। हमारा पहला है अंतःक्षेपी और दूसरा हमारा है आच्छादक, जिसे हम इनटू या ऑनटू फंक्शंस के नाम से भी जानते हैं। यानी कि फलन में हम लोगों ने अभी फलन के बारे में भी हम लोग जानेंगे, पहले इसका ग्राफ बना लेते हैं, फिर इसके बाद हम देखते हैं कैसे क्या इसमें सिस्टम बनता है। तो पहले हमने क्या कह दिया, अंतःक्षेपी और दूसरा हमारा कौन सा है, आच्छादक। 2 हमारे फलन है। इन फलनों के भी 2 प्रकार है, मतलब प्रत्येक फलन यहाँ पे जैसे हमने कह दिया फलन हमने निकाले 2, एक हो गया अंतःक्षेपी, दूसरा हो गया आच्छादक। अब यहाँ पर अंतःक्षेपी के भी कितने पार्ट हो गए, 2। अंतःक्षेपी के भी 2 पार्ट हो गए। और यहाँ पर हमने कह दिया कि जो आच्छादक है इसके भी कितने पार्ट हो गए, 2 पार्ट हो गए। कौन कौन से, तो यहाँ पर हम कहेंगे सबसे पहला हमारा कौन सा होगा, एकैकी। सबसे पहला हमारा कौन सा होगा, एकैकी फलन। यानी कि एकैकी के बारे में हमें जानना जरूरी है और ये नॉलेज भी अच्छा देता है क्योंकि अधिकतर एनसीईआरटी बुक्स के जो क्वेश्चंस हैं वो एकैकी पे ही आधारित है और एकैकी और आच्छादक पे भी देखे जाते हैं। तो हमने कह दिया कि एकैकी और दूसरा हमारा कौन सा होगा, तो दूसरा हमारा होगा बहु एकक। दूसरा हमारा कौन सा होगा, बहु एकक। अब हमने कह दिया जब अंतःक्षेपी को 2 भागों में बांटा गया, एकैकी और आच्छादक,
तो एकाकी और बहुएकक। तो यहाँ पर हमने बात कर ली कि आच्छादक को भी कितने पार्ट में बांटा गया है, 2, तो इनके भी पार्ट सेम टू सेम ही है, यानी हम कह सकते हैं ये भी एक प्रकार का कैसा होगा, एकाकी होगा। और यहाँ पर हमने कह दिया कि ये भी हमारा कैसा होगा, बहुएकक होगा, मेनी फंक्शन। ये बात इतनी हमने ग्राफ के माध्यम से समझाई। अभी इसमें क्या है कि हम लोगों ने संबंध के बारे में एक चार्ट बना लिया कि हमें मोटा मोटा क्या पढ़ना है, हमने फलन के बारे में एक चार्ट बना लिया, हमें मोटा मोटा क्या पढ़ना है। अब इसके बाद आता है इन दोनों का, फलन हो या संबंध हो, यहाँ पे इन दोनों का ही हमें क्या पढ़ना है, संयोजन पढ़ना है। और उस संयोजन से भी क्वेश्चंस हम लोग बनाने वाले हैं। इन दोनों का हमें क्या पढ़ना है, संयोजन, यानी हम कह सकते हैं हमें पढ़ना होगा संबंधों का संयोजन और हमें पढ़ना होगा फलनों का संयोजन। तो ये इतना हमने एक छोटा सा चार्ट आप लोगों के सामने बनाया जिसमें हमारा सिलेबस है कि इतनी चीजें हमें पढ़नी है। अभी एक पॉइंट हमारा छूट गया है, जैसे हम लोग प्रतिलोम फलन वगैरह भी आएंगे, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ने वाले हैं। द्विआधारी संक्रिया भी हो गई, सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। जो चीज सिलेबस में हो या ना हो, नॉलेज का होना जरूरी है। तो हम आप लोगों को पूरा का पूरा नॉलेज लेंगे और पूरा का पूरा ध्यान से आप लोग कॉन्सेप्ट भी समझते जाइए। तो यहाँ पर हम लोगों ने चार्ट देख लिया, अब इसके बेसिक्स देखते हैं। बेसिक की बात करें तो हम लोगों ने कक्षा 11 में पहले चैप्टर में पढ़ा था समुच्चय, वहीं से ही हम लोग शुरुआत करते हैं इस रिलेशन और फंक्शन को जोड़ने की। तो हमने सबसे पहले पॉइंट बना लिया समुच्चय, यानी हम पहले जानेंगे कि समुच्चय है क्या, और समुच्चय से ही हम समझेंगे कि फलन और संबंध दोनों कैसे वर्क करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने कह दिया कि समुच्चय क्या है, तो हम कह सकते हैं सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह ही क्या कहलाता है, समुच्चय कहलाता है। यानी जिन वस्तुओं को हम परिभाषित कर सके, जैसे हमने कह दिया कि कोई एक प्राकृत संख्या है, जैसे हमने कह दिया 1 से 5 के बीच की प्राकृत संख्या, तो हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन जैसे ही हमने कह दिया कि विश्व के 10 खतरनाक जानवरों का समुच्चय, तो क्या आप वहां पे इसे परिभाषित कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर लोगों की राय प्रत्येक की अलग अलग होगी, तो वहां पर इसे डिफाइन करना क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसा मत होना चाहिए जो सभी के लिए क्या हो, समान हो। तो यहाँ पे हमने कह दिया कि सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह, वस्तुओं का संग्रह क्या कहलाता है, समुच्चय कहलाता है। अब ये बात तो समझ में आ गई कि भाई क्लास 11 में हम लोगों ने पढ़ रखा है कि समुच्चय क्या है, तो सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह ही हमारा क्या है, समुच्चय। अब समुच्चय में यदि हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में अभी हम जैसे बोले 5 से छोटी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, हमने कह दिया 4 से छोटी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, हमने क्या कह दिया, 4 से छोटी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। अब यदि हम समुच्चय लिखते हैं तो यहां पे भी आप लोग पॉइंट देखिए, समुच्चय जो लिखा जाएगा, जो चीज समुच्चय होगी उसे हमेशा कैसे लिखा जाएगा, कैपिटल लेटर में। तो उस समुच्चय पे आप ये ध्यान जरूर लगाना कि समुच्चय को लिखा कैसे जा रहा है और काम कैसे किया जा रहा है। तो यदि हमने कैपिटल लेटर में लिखा है तो उसे हम क्या पढ़ेंगे, इसे हम पढ़ेंगे समुच्चय ए, इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, समुच्चय ए। और ये जो होगा वो कैसा होगा, कैपिटल लेटर में, वो कैसा होगा, कैपिटल लेटर में होगा। और इस समुच्चय के अंदर जो भी अवयव आएंगे वो हमेशा स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं। जैसे कोई ABCD वगैरह आ गया, जैसे वॉवेल्स वगैरह ले लिए जाते हैं, कॉन्सोनेंट वगैरह ले लिए जाते हैं, तो वहां पे इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो भी चीजें आएंगी यदि वो समुच्चय है तो कैपिटल है, लेकिन अवयव है
तो वो कैसा होगा, स्मॉल लेटर में होगा। जैसे हमने यहाँ पे कह दिया कि वॉवेल्स के लिए हम लोग बोल रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे ए बराबर स्मॉल ए ई आई ओ यू। ये हमारे क्या है, तो ये हमारे हैं अवयव, ये हमारे क्या है, अवयव। और जो ये ब्रैकेट लगा के हम लोगों ने रखा हुआ है, ये ब्रैकेट हमारा क्या कहलाता है, करली ब्रैकेट। ये हमारी क्या कहलाता है, करली ब्रैकेट। हिंदी इंग्लिश दोनों में भाई लिख दिया जाए। तो यहाँ पे हम लोगों ने इतना तो जान लिया कि समुच्चय कैसा है और क्या है और कैसे इसे हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, उन अवयवों को हम लोग देखेंगे कि हम किस किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यहाँ समुच्चय लिखने की हम लोग दो विधियों को देखेंगे। जैसे अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल दिया था 4 से छोटी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, तो इसे लिख दिया जाए। हमने कह दिया 1, 2 और 3। हमेशा कोई भी समुच्चय हो उसे आप करली ब्रैकेट के अंदर ही लिखेंगे। बोले तो मंझला कोष्ठक, हम लोगों क्योंकि भाई बोलने में दिक्कत होगी तो आप इतना दिमाग में रखिए, हम इसे मंझले ब्रैकेट में रखेंगे। और इसमें इसे ब्रैकेट को कहा क्या जाता है, तो इस ब्रैकेट को करली ब्रैकेट कहा जाता है। अब इस समुच्चय निर्माण में हम लोगों ने इतना तो देख लिया कि समुच्चय को लिखने के तरीके भी हमारे कितने होंगे, 2। पहला होगा रोस्टर या तालिका विधि, रोस्टर या तालिका विधि। और दूसरी हमारी कौन सी होगी, दूसरी हमारी होगी समुच्चय निर्माण विधि। अब देखो इन्हीं को इसी एग्जाम्पल से क्लियर कर लिया जाए, क्योंकि समय ज्यादा नहीं वेस्ट करेंगे, फोकस हम अपने टारगेट पे करेंगे। ठीक, हम रिवाइज करा रहे हैं आपको 11 का, क्योंकि ये चीज इससे जुड़ी हुई है तो उसे हम थोड़ा सा रिवाइज करा रहे हैं। अब यहाँ पे हमने कह दिया रोस्टर या तालिका विधि। तो जब कभी भी समुच्चय को, जैसे मान लिया ए बराबर हमारा ये दिया हुआ था, ए बराबर दिया हुआ था, तो ए बराबर जो हम लोग लिखने वाले हैं वो पूरा का पूरा सेम टू सेम हमारा चला जाएगा, उसमें तो कोई हमारा डिफॉल्ट गया नहीं। तो जैसे हम लोग करली ब्रैकेट के अंदर लिखे और अवयवों को बीच में लिख दिया, तो वो हमारा क्या कहलाता है, रोस्टर या तालिका विधि, यानी 1 2 3। ये सिंपल हमारा जो होगा वो क्या कहलाएगा, हमारा रोस्टर या तालिका विधि। अब समुच्चय निर्माण में क्या होता है, तो समुच्चय निर्माण में हमने कह दिया ए बराबर। अब यहाँ पे देखो पॉइंट बाय पॉइंट सिंबल भी आप लोगों को देखने, हमने कह दिया एक्स, इसे सच दैट भी बोल सकते हैं और कॉलन भी बोल सकते हैं, ऐसे डबल बिंदी लगा दी जाती है, ये सिंपल सी बात है। यहाँ पे भी हमने 2 बिंदियां लगाई होंगी, दिखाई दे रहा होगा आपको। तो यहाँ पे हमने कह दिया एक्स, इसे आप सच दैट भी बोल सकते हैं और कॉलन भी बोल सकते हैं, तो एक्स कॉलन एक्स। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक फलन होगा, उसे हम लोग क्या करेंगे, रखेंगे और उस पे इन समुच्चयों को निकाला जाएगा। यानी हमने कह दिया बराबर n, x इज इक्वल टू, हमने क्या कह दिया, n। अब ये n जो है वो किससे बिलोंग कर रहा है, कैपिटल। ये हमारा जो सिंबल है ये किसका है, बिलोंग्स टू का। यानी n जो है वो बिलोंग्स कर रहा है कहां से, कैपिटल N, और कैपिटल N हमारा क्या है, प्राकृत संख्या। यानी सिंपल सी बात यहां पर हो गई कि जो हम समुच्चय निर्माण में लिख रहे हैं वो हो गया, और इसके आप डिनोटिंग भी दे सकते हो। डिनोटिंग का मतलब समझ रहे हो कि n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो n की वैल्यू हम लोग लेने वाले हैं 1 से लेकर कहां तक, 3 तक। तो ये चीज हमारी जो लिखी जाएगी इस प्रकार, वो हमारी क्या कहलाएगी, वो हमारी कहलाएगी समुच्चय निर्माण विधि। तो समुच्चय के बारे में हम लोगों ने थोड़ा बड़ा नॉलेज लिया, जो हमारा संबंध में काम आता है, क्योंकि वहां पे एलिमेंट्स वगैरह ये सारे, कॉलन हमारा आ जाता है, सच दैट हो गया, बिलोंग्स टू हो गया, ये सारी चीजें इसमें देखने को मिलती हैं। अब हम लोग फलन के बारे में देखेंगे कि फलन हमारा वर्क कैसे करता है, और इसमें फलन में कौन कौन सी चीजें हैं जो क्लास 11 से ज्वाइंट है। तो क्लास 12 में संबंध को हम लोग कुछ नए तरीके से देखते हैं, और यहां पर जो क्लास 11 में हम लोगों ने पढ़ा था क्रमित गुणन, उसका ही महत्व यहां पर दिखाया गया। यानी कि हमने बात कर ली, जो हम लोग संबंध पढ़ने वाले हैं वो एक प्रकार का क्या होगा, युग्म होगा,
जिसके क्रम का क्या होगा, महत्व होगा। अर्थात वो क्रम से आने वाले जो युग्म होंगे, क्रमित युग्म हो गए, उन्हीं में हम लोग देखेंगे कि ऐसे युग्म जिनके क्रम का क्या हो, महत्व हो, वही हमारे क्या कहलाएंगे, संबंध कहलाएंगे। यानी कि ऐसे युग्म जिनमें क्रम का महत्व वो हमारे क्या कहलाते हैं, संबंध कहलाते हैं। अब यदि क्रम का महत्व हो गया तो कुछ अवयव, यानी भाई संबंध अकेले से तो बनने से रहा, अकेले से क्या संबंध बन सकता है, क्या अकेले से तो नहीं बनेगा। जैसे हम लोग कह देते हैं माता पिता, भाई बहन, तो यानी कि संबंध होने के लिए कम से कम कितने एलिमेंट होने चाहिए, 2। यानी कि हमने कह दिया कि एक कोई हमारा यहाँ पर होगा, एक कोई यहाँ पर होगा, और उनको बीच में हम लोग क्या करेंगे, रिलेशन बनाएंगे, और वो रिलेशन ही हमारा क्या कहलाएगा, संबंध। अब एक अवयव यदि हमारा ये है, एक अवयव हमारा ये है, तो इन दोनों के बीच रिलेशन यदि दिखाएंगे तो किस में दिखाया जाएगा, एक युग्म के द्वारा दिखाया जाएगा। जैसे हम लोग मान लेते हैं हमारा युग्म है ए कामा बी। ये ए हमारा कौन सा युग्म है, तो ये हमारा फर्स्ट यानी प्रथम युग्म है, और बी हमारा कौन सा है, तो बी हमारा सेकंड युग्म है, यानी कि द्वितीय युग्म जिसे कहा जा सकता है। जो आगे वाला अवयव होगा वो किसका अवयव होता है, तो वो समुच्चय ए का अवयव होगा। जो पीछे वाला अवयव है वो समुच्चय किसका अवयव होगा, बी का होगा। क्योंकि क्रमित गुणन में हम लोगों ने पढ़ा है, क्रमित गुणन क्या होता है, पहले इसको देख लो। तो ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का मतलब है यदि हमने ले लिया कि ए में हमारे अवयव है 1, 2, 3, और बी में हमारे अवयव है 4, 5, 6, तो यदि इसको हम लिखते हैं तो हमारा हो जाता है 1, 2, 3। इसका हम लोग रिलेशन बाई क्रॉस क्रमित युग्म करेंगे 4, 5, 6 से। तो काम कैसे होगा, पहले ये 1 4 से अपना काम करेगा, 1 6 से करेगा, 1 5 से, 6 से, फिर 2 हमारा 4 से करेगा, 2 5 से, फिर 2 6 से, 3 4, 3 5, 3। तो ऐसे ही हमारे युग्म बनते चले जाते हैं, और युग्म से ही हम लोग क्या बनाते हैं, संबंध। यदि संबंध को हम लोग प्रतिचित्रण में देखें तो 1 2 3, और यहाँ पे हमने कह दिया दूसरा हमारा हो जाएगा 4 5 6। यहाँ पे हमने सिंपल सी लैंग्वेज में बात की तो 1 का संबंध इधर ये हो गया और ये हो गया, ये पहला हमारा हुआ। अब हमने कह दिया दूसरा पॉइंट, तो दूसरा हमारा हो जाएगा 2 के लिए, तो 4 5 और 6। अब तीसरा बोला जाए तो तीसरा हमारा क्या होगा, तो तीसरे के लिए हो जाएगा 4 5 और ये भी क्या हो जाएगा 6। यानी कि जब अवयव क्या करे, ए का अवयव बी से, भाई ए क्रॉस बी बोले, ए क्रमित गुणन युग्म हमारा बी से है, तो ए का अवयव कहाँ होगा, आगे, और बी का अवयव कहाँ होगा, पीछे। वैसे ही यहाँ पे हमने समझाने की कोशिश की है कि ए और बी जो है वो क्रमित गुणन के एक ऐसे युग्म है जिनका महत्व है, वही हमारे क्या कहलाएंगे, संबंध कहलाएंगे। अब यदि संबंध कहलाएंगे तो ये वाला अवयव ए का है, ये वाला अवयव बी का है। अब अवयव यदि आपस में जुड़ गए तो हम कह सकते हैं कि स्मॉल ए जो है, एक से यहाँ पे हमने कह दिया जो स्मॉल ए है वो बिलोंग कहाँ से कर रहा है, कैपिटल ए से, और यहाँ पे जो स्मॉल बी है वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, कैपिटल बी से। बिलोंग का मतलब होता है उस जगह से उसे लिया गया है, और लिया गया तभी तो हमने उसके क्रमित गुणन बनाए हुए हैं, और क्रमित गुणन बनाए हुए ये उसका एक क्या है, प्रतिरूप। अब यहाँ पे ये चीज तो हो गई। क्या हम कह सकते हैं कि ए कामा बी और बी कामा ए आपस में बराबर हो सकते हैं, नहीं हो सकते। क्यों, क्योंकि अभी जब हम लोगों ने देखा तो स्मॉल ए तो कैपिटल ए का क्या है, एक अवयव है, स्मॉल बी जो है वो कैपिटल बी का एक अवयव है। अब यदि उसे आप स्मॉल बी को आप कैपिटल ए से जोड़ रहे हो तो ये तो भाई क्रमित युग्म महत्व बनाएगा ही नहीं, और महत्व बनाएगा नहीं तो वह एक प्रकार का संबंध भी नहीं होगा। तो यहां से इतनी चीजें तो हम लोगों ने क्लियर कर ली कि संबंध क्या है,
तो संबंध यदि ए और बी दो आरिक्त समुच्चय हो, आरिक्त ध्यान देना, आरिक्त का मतलब होता है ऐसा समुच्चय जिसमें कुछ ना कुछ अवयव दिए गए हो, वो खाली ना हो, वो हमारा क्या कहलाता है, आरिक्त समुच्चय कहलाता है। तो ऐसे दो समुच्चय ए और बी जो कैसे हो, आरिक्त हो, तो उनके क्रमित गुणनों के प्रत्येक उपसमुच्चय, उनके क्रमित गुणनों के प्रत्येक उपसमुच्चय को ए तथा बी के मध्य एक क्या कहा जाएगा, संबंध कहा जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ लोगों के दिमाग में ये बात आ गई, भाई उपसमुच्चय क्या है? तो उपसमुच्चय यदि हम देखना चाहें तो क्लास 11th में हम लोग पढ़ के आए हुए हैं। उपसमुच्चय क्या है? जब दो समुच्चय ए और बी हैं तो ए का प्रत्येक अवयव बी के प्रत्येक अवयव से तो मैच करता है, लेकिन बी का प्रत्येक अवयव ए के प्रत्येक अवयव से मैच नहीं करता, तो वह समुच्चय ए के लिए बी का उपसमुच्चय कहलाता है। यानी ए सबसेट बी हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये बात हो गई। अब यहीं पर हम कह दें कि जो रिलेशन हमने बनाया वो पूरा का पूरा रिलेशन लिखा कैसे जा सकता है? हम कह सकते हैं ए कामा बी रिलेशन है किससे, आर से। भाई बिलोंग्स टू आर भी लिख सकते हो, बिलोंग्स टू लिख के देख लो भाई, बिलोंग्स टू आर। और अवयवों के बीच देखा जाए तो ए आर क्या हो जाएगा, स्मॉल बी हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। अब यहाँ पे यही चीज हम लोगों को समझनी थी कि क्या कैसे क्या काम होता है। अब उनके उपसमुच्चयों की संख्या पे हम लोग थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं, क्योंकि उपसमुच्चयों की संख्या क्लास 11th में हम लोगों ने पढ़ी थी कि उपसमुच्चयों की संख्या क्या होती है, 2 की पावर n। लेकिन यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे क्रमित गुणनों के उपसमुच्चयों की संख्या। अच्छा, क्रमित गुणन में होता क्या है? क्रमित गुणन में देखते हैं जैसे यहाँ 3 अवयव, यहाँ 3 अवयव, तो जब गुणा किया जाएगा तो इसमें टोटल जो रिलेशन हमारे क्रमित युग्म के बनेंगे वो कितने हो जाएंगे, 9, क्योंकि 3 का गुणा 3 से करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। यानी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल युग्म हमारे कितने बन गए, 9। लेकिन इन युग्मों का उपसमुच्चय, इन युग्मों का हमें क्या निकालना है, उपसमुच्चय। वो उपसमुच्चयों की संख्या हम लोग कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए हमारा फार्मूला होता है 2 की पावर m क्रॉस n। उसके लिए हमारा फार्मूला क्या होगा, 2 की पावर m क्रॉस n, जहां m क्या है, a के अवयवों की संख्या, और n क्या है, b के अवयवों की संख्या। जैसे हमने यहाँ पे कह दिया कि a के अवयवों की संख्या कितनी है, 3, तो 2 की पावर क्या हो जाएगा, 3 इंटू, यहाँ पे हमने कह दिया b के अवयवों की संख्या कितनी है, 3, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, 3, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, 9। यानी इस संबंध के लिए उपसमुच्चयों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 की पावर 9 हो जाएगी। तो ये हमने बेसिक्स देख लिया। अब बेसिक के बाद हम लोग बढ़ेंगे अपने जो हम लोगों ने पढ़ा है पहले ग्राफ, उसके पास, क्योंकि इतना बेसिक हमारे चैप्टर के लिए क्या है, बेसिक जरूरी था, और इतना हम लोगों ने इंक्लूड कर दिया। तो हम लोग संबंध के बारे में ही पहले बात करेंगे। हम लोगों ने ग्राफ में क्या बताया था कि संबंध को हम लोगों ने 3 भागों में अलग अलग क्या किया था, डिवाइड किया था। यानी हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ पे क्या भाई, रिलेशन ही था, तो रिलेशन काम किसका था भाई, संबंध। और संबंध को हम लोगों ने कितने भागों में बांटा था, 3 भागों में। पहला हमारा क्या था, स्वतुल्य, दूसरा हमारा क्या था, सम्मित, और तीसरा हमारा क्या था, संक्रामक। तीसरा हमारा क्या था, संक्रामक। अब यहाँ पे यदि हम बात करें तो संबंध को यदि 3 भागों में बांटा गया, तो संबंध ने अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि क्रमित गुणन के एक प्रकार से उपसमुच्चय ही ये कहे जाते हैं। यानी ऐसा हम बोल सकते हैं कि ऐसे युग्म जिनका क्या हो, महत्व हो, वही हमारे क्या कहलाते हैं, संबंध कहलाते हैं। तो ये तो छोटी मोटी बात हो गई। अभी हमको क्या देखना है, स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक। यदि कोई ऐसा संबंध जो स्वतुल्य हो, सम्मित हो और संक्रामक हो, तो उस संबंध को हम लोग क्या कह देते हैं, तुल्यता संबंध कह देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि स्वतुल्य का काम क्या होता है। भाई स्वतुल्य अर्थात कहने का मतलब क्या हो गया, स्वयं से तुलना कर रहा है। भाई साहब क्या कर रहा है, स्वयं से ही तुलना कर रहे हैं, किसी दूसरे से अपना काम नहीं करवा रहे हैं, स्वयं से ही अपना काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने कह दिया यदि कोई एक एलिमेंट अवयव हमारा दे रखा है ए, तो वो ए से ही करेगा, और बिलोंग कहाँ से करेगा,
आर से। तो क्या करेगा, ए कामा ए बिलोंग्स टू आर। यदि बी है तो बी के लिए क्या हो जाएगा, बी कामा बी बिलोंग्स टू आर। सी होगा तो सी कामा सी बिलोंग्स टू आर। ऐसे ही ये प्रक्रिया क्या होती रहेगी, चलती रहेगी। ये तो हो गई स्वतुल्य की बात। लेकिन हमारा सम्मित क्या कहता है, सम्मित कहता है कि यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को क्या करता है, कोई क्वेश्चन पूछता है और वो उसे जवाब देता है, मतलब ए ने बी से रिलेशन बनाने की कोशिश की तो बी भी ए से रिलेशन बनाने की कोशिश, अर्थात ए कामा बी, देखो ए कामा बी यदि बिलोंग्स टू आर है, मेरी बात को ध्यान से समझना, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर है तो ही बी कामा ए को होना पड़ेगा, नहीं तो वो सम्मित संबंध नहीं है। यानी किसी भी संबंध में यदि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर दिया हुआ है तो वहां पर बी कामा ए बिलोंग्स टू आर का होना आवश्यक है, तभी वह एक प्रकार का सम्मित संबंध कहलाएगा, अन्यथा वह सम्मित संबंध नहीं कहलाएगा। वैसा ही स्वतुल्य में दवाई स्वयं से तुलना करेगा और वो चीज हमारी रिलेशन में मौजूद होनी चाहिए, यदि मौजूद है तो वह स्वतुल्य है, नहीं मौजूद है तो वह स्वतुल्य नहीं। अर्थात उसमें सिचुएशन ये होना चाहिए कि भाई जितने एलिमेंट्स हैं वैसे काम होगा। अभी हम जब इनके एग्जाम्पल्स आप लोगों को बताएंगे तो वहां पर आपका माइंड काम करेगा कि हाँ भाई यहाँ पे हमने ये चीज बताई थी तो उसका कुछ यूज हुआ। अब यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, संक्रामक। लास्ट जो हमारा बनता है वो हमारा क्या बनेगा, संक्रामक। और संक्रामक भी काम अजीब है उसका, क्योंकि यहाँ पर कहता है, यहाँ पर शर्तें रखी जाती हैं। जैसे यहाँ पे शर्तें रखी गई ए कामा ए, यहाँ रखा गया कामा बी तो बी कामा ए, वैसे यहाँ पे भी शर्तें रखी गई कि हमारा यदि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर है और बी कामा सी बिलोंग्स टू आर है, मतलब दो शर्तें यहाँ पे रखी गई। एक रखा गया कि ए और बी एक क्रमित युग्म के ऐसे गुणन, हमारे जो युग्म है जिनके क्रम का कुछ महत्व है, वो क्या कर रहे हैं, रिलेशन आर से क्या, एक आर का एक क्या है, अवयव है, और बी कामा सी भी एक आर का क्या है, अवयव है। तो यहाँ पर इन दोनों से जो एक अवयव आएगा उसका होना क्या है, जरूरी है। यानी ए कामा सी, ए कामा सी का होना जरूरी है, तभी वो संक्रामक है, अन्यथा वो संक्रामक नहीं होगा। कहने का मतलब एक बार फिर से समझ लीजिए, संक्रामक संबंध क्या है, यदि किसी संबंध में ए कामा बी बिलोंग्स टू आर दे रखा है, बी कामा सी बिलोंग्स टू आर दे रखा है, तो इन दोनों के फल स्वरूप जो बनने वाला एक नया संबंध होगा वो होगा ए कामा सी बिलोंग्स टू आर, और वो उस फलन के क्रमित गुणन अर्थात संबंध में मौजूद होना जरूरी है। यदि वो मौजूद नहीं है तो वह संबंध संक्रामक नहीं। लेकिन ऐसा संबंध जो स्वतुल्य भी हो, सम्मित भी हो और संक्रामक भी हो, तो वह हमारा तीनों मिलकर के कौन सा संबंध कहलाता है, तुल्यता। वो हमारा कौन सा संबंध कहलाता है, तुल्यता संबंध कहलाता है। यानी कि आज हम लोगों ने इस छोटे से पार्ट में इतना जान लिया कि बेसिक्स हमारे क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, संबंध का हमारा बेसिक हो गया कि संबंध अभी हम लोगों ने पढ़ा, अभी हम संयोजन वगैरह पढ़ेंगे, अभी फलन की भी बात हमें करनी है। तो यहाँ पे इतना हम लोगों ने देख लिया कि संबंध में स्वतुल्य क्या है, सम्मित क्या है, संक्रामक क्या है। स्वतुल्य क्या है, स्वयं से तुलना करेगा। सम्मित बोलता है यदि ए बी से बिलोंग, भाई ए कामा बी बिलोंग्स टू आर है तो बी कामा ए का बिलोंग्स टू आर से होना जरूरी है। यदि नहीं, ये चीज नहीं है तो ये सम्मित संबंध नहीं होगा। हमने कह दिया संक्रामक, यदि ये दो शर्तें दे रखी हैं तो इस तीसरी शर्त का होना आवश्यक है। यदि ये तीसरी शर्त नहीं फॉलो करता है तो यह संबंध संक्रामक नहीं होगा। यदि ये एक शर्त फॉलो कर रहा है, दूसरी नहीं कर रहा, तो भी ये संक्रामक, फिर हम उसकी सिचुएशन बताएंगे, वो भी संक्रामक होगा। अब कैसे होगा उसके लिए भी देखेंगे। तो यहाँ तक आज हम लोगों ने देख लिया, यदि कोई संबंध है स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक, ये तीनों को फॉलो करता है तो वहां पर हम कह सकते हैं ऐसा संबंध जो स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों को फॉलो करे तो उस संबंध को हम लोग क्या कह देते हैं, तुल्यता संबंध कह देते हैं। तो यहाँ पर आज की क्लास में हम लोगों ने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखे चैप्टर 1 के रिलेशन एंड फंक्शन के,
तो यहाँ पर आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और जो लोग इस चैनल पे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि अब यहाँ पर आज तो मैं अभी शेड्यूल भी जारी करने वाला हूँ। 9 से लेके 12 तक का धीरे धीरे सारा मैटर हम प्रोवाइड कराएंगे। तो अभी मैं 12 की स्टार्टिंग में ले रहा हूँ, इसके बाद अभी इसकी फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, सारी चीज़ें मैं इंक्लूड करूँगा इसी में। तो धीरे धीरे आप लोगों को पूरा का पूरा कंटेंट मिलने वाला है। तो जो जल्दी से जल्दी आप लोग अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि पूरा का पूरा कंटेंट आपको एक ही जगह मिल जाए, आपको बार बार अलग अलग एक दूसरे चैनल में न जाना पड़े। तो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और वहां पे हम लोग देखेंगे फंक्शन और इसके संयोजन के बारे में।